है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। ये साल 2016 में अप्रैल का महीना था। जगह थी सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। चरमपंथी संगठन अल शबाब का एक सदस्य विस्फोटक से भरी कार लेकर एक रेस्तरां में दाखिल हो गया। वहां हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। उसी दिन अफगानिस्तान में तालिबान के एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी मोटर बाइक से एक बस को निशाना बनाया। जोरदार धमाका हुआ और 12 लोगों की मौत हो गई। लगभग उसी दौरान सीरिया से लेकर पाकिस्तान और लीबिया तक में हमले हुए। इन सभी हमलों में हिंसक जिहादियों का हाथ बताया गया। हर हमले के बाद एक ही सवाल पूछा गया, आखिर वो किस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दुनिया भर के तमाम विश्लेषक दशकों से इसी सवाल की पड़ताल में जुटे हैं। वो जानना चाहते हैं कि किसी की शख्सियत में ऐसी क्या बात होती है कि वो जिहादी बन जाता है। किस तरह के लोग हिंसक जिहादी बन जाते हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1 मनोरोगी। You've got very, very different types of people. आपको बहुत अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे। नाकाम आत्मघाती हमलावरों से लेकर चरमपंथियों के नेता, बेहद समर्पित और बहुत खतरनाक लोग। ये है हमारे पहले एक्सपर्ट एंड्रयू सिल्क। वो ब्रिटेन की क्रॉनफील्ड यूनिवर्सिटी में अपराध शास्त्र के प्रोफेसर हैं। वो जिस पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ हैं उसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। एंड्रयू सिल्क बताते हैं कि तब आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं अचानक बढ़ गई थी। About 4 o'clock this morning, 3 men with blackened faces were seen to force their way into the block which houses the Israeli. तमाम लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे सवालों के बीच ये सोच बनने लगी कि आतंकवादी बाकी लोगों के मुकाबले अलग होते हैं। उनकी शख्सियत अलग होती है और वो मनोविकार से जूझ रहे होते हैं। एंड्रयू बताते हैं कि इस तरह की बातों का स्रोत साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक थे, लेकिन उनके पास ऐसे दावों को पुष्ट करने वाले सबूतों की कमी थी। इस मामले में शोध कर रहे लोगों के पास जानकारियां बहुत कम थी। वो आतंकवादियों की आत्मकथाओं और मीडिया में आए उनके इंटरव्यू से काम चला रहे थे। इस बीच वो दिमागी बीमारी का एंगल भी खोजने लगे। Andreas Baader has been awaiting trial here since he was retaken by police 3 years. 1970 के सबसे कुख्यात चरमपंथी समूहों में से एक था वेस्ट जर्मन बार्डर माइनहॉफ गैंग। इसके अगवा लोगों में से रहे एंड्रेस बार्डर शोध करने वालों के लिए एक प्रिय विषय की तरह थे। शोध करने वालों में एक की राय में वो मनोरोगी थे। इसका आधार बार्डर के बारे में अखबारों में छपे कुछ लेख थे। It was all at long distance and it was all second hand. ये कोई प्रामाणिक जानकारियां नहीं थी, लेकिन लोगों को ऐसी बात तर्कसंगत लगती थी कि किसी अनजान आदमी की जान लेने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। अगर आतंकवादी पागल है तो इसके मायने ये हैं कि दिक्कत पर काबू पाया जा सकता है। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कोई आम आदमी आतंकवादी बन जाएगा। ये एक दिमाग से जुड़ी समस्या है, राजनीतिक नहीं। सच कहें तो आतंकवादियों के बारे में अध्ययन करना आसान नहीं था। ये बहुत मुश्किल काम था। अगर मुझे गंभीर अपराध को लेकर अध्ययन करना हो तो मुझे सशस्त्र डकैती और हत्याओं के बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मिल जाएंगे, लेकिन आतंकवादियों के बारे में बहुत कम जानकारियां हैं। उन तक पहुंचना भी मुश्किल है। फिर 1970 के दशक के आखिरी दौर और 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में शोधकर्ताओं ने चरमपंथियों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। वो जेल में उनसे मुलाकात करने लगे और घंटों घंटों बातें करने लगे। और ऐसा करते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि सरकारें और इस मामले में अध्ययन करने वाले लोग आतंकवादियों को लेकर जो सोचते हैं उनमें से ज्यादातर बातें सही नहीं है। सारे आतंकवादी मनोरोगी नहीं है। एंड्रयू कहते हैं कि इसके बाद आतंकवादियों की शख्सियत और दिमागी दिक्कत होने जैसी धारणाएं धुंधली पड़ने लगी। ये नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती वो चरमपंथी समूह में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे सबूत हैं कि वो भी अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है।
अब सवाल यह है कि अगर सारे जिहादी मनोरोगी नहीं हैं, तो उन्हें लेकर जो सबूत मिले हैं वो क्या कहते हैं। अगले हिस्से में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2, बदलती राय। I'm a child of Holocaust survivor. मैं हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स की औलाद हूँ। ये हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट मार्क सेजमैन। वो एक मनोचिकित्सक हैं और आतंकवाद से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता को लेकर दुनिया भर में मशहूर हैं। मार्क सेजमैन ने हिंसा में शामिल रहे जिहादियों के साथ वक्त बिताया है। 1980 के दशक में उन्होंने अफगानिस्तान में CIA के लिए काम किया। तब वो सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुसलमान जिहादियों का समर्थन कर रहे थे। उसके बाद वो अमेरिकी सरकार के खुफिया मामलों से जुड़े सलाहकार बन गए। वो 9/11 यानी 11 सितंबर को अमेरिका में हुए हमले के बाद आए बदलावों को बखूबी जानते हैं। 9/11 really... इस हमले के बाद पूरा देश एक नई स्थिति के लिए तैयार होने लगा। We've given our prayers, our support, our very blood. तब राष्ट्रवादी नौजवानों की तलाश की जा रही थी जो देश के लिए कुछ कर सकें। इसी दौरान सरकार विद्वानों को इस दुश्मन को बेहतर तरीके से समझने के काम में लगाना चाहती थी। सेजमैन कहते हैं कि इस काम में रकम झोंकी गई, लेकिन नतीजे माकूल नहीं मिले। वो बताते हैं कि तमाम ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें भी हिस्सेदारी मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि अटकलबाजी तो खूब हुई, लेकिन ठोस आंकड़े नहीं मिले। साल 2003 में अमेरिकी सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों के विशेषज्ञों की एक आंतरिक टीम तैयार करने का फैसला किया। शोध के लिए नए लोगों को सीधे यूनिवर्सिटी स्तर पर भर्ती किया गया। स्थिति ये थी कि खुफिया विभाग के विश्लेषकों के पास जानकारी तो तमाम थी, लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आता था। वहीं जो विद्वान काम कर रहे थे उनके पास सब कुछ समझने का तरीका और काबिलियत थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास कोई तथ्य यानी जानकारी नहीं थी। और इनमें से किसी भी पक्ष को ये भी पता नहीं था कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। सेजमैन ऐसे सम्मेलनों में गए जहां शिक्षा जगत से जुड़े विद्वान सरकारी विश्लेषकों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे थे। वो बताते हैं कि वहां सरकारी लोग कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे। डर ये था कि अगर वो कोई सवाल पूछते हैं तो खुफिया जानकारी बाहर आ सकती है। डेटा कमजोर था, तो इसका असर विश्लेषण और शोध पर हुआ। प्रामाणिक जानकारी के अभाव में आतंकवादियों को लेकर नई परिकल्पना सामने आई कि वो सब धार्मिक विचारधारा से प्रेरित हैं। आतंकवादियों को लेकर यह बताया गया कि जो इस्लाम को लेकर जितना ज्यादा आस्थावान है, उनके किसी चरमपंथी घटना को अंजाम देने की संभावना उतनी ज्यादा है, जबकि हकीकत में मामला ऐसा नहीं था। सरकारें आतंकवाद रोकने के लिए तमाम रणनीति ये सोचते हुए बनाती हैं कि आतंकवादी धार्मिक तौर पर कट्टर होते हैं। लेकिन मार्क सेजमैन और आतंकवादियों के साथ वक्त बिताने वाले तमाम दूसरे विशेषज्ञों की राय है कि ये सच नहीं है। वो सभी मजहबी तौर पर कट्टर नहीं हैं। मार्क सेजमैन कहते हैं कि तमाम दूसरे लोगों की तरह आतंकवादियों को भी किसी खांचे में नहीं बांधा जा सकता है। आतंकवादी वो व्यक्ति है जिससे समुदाय को खतरा है, और कोई भी आतंकवादी हो सकता है। पार्ट 3, पास पड़ोस। मैंने सीरिया में उन लोगों से बात की है जो अल नुसरा और इस्लामिक स्टेट के सदस्य रहे हैं। मैंने उनसे स्काइप और दूसरे मैसेजिंग ऐप के जरिए बात की है। ये हैं हमारे तीसरे एक्सपर्ट नफीस हमीद। वो नए दौर के शोधकर्ता हैं और सोशल मीडिया के जरिए लगातार आतंकवादियों के संपर्क में रहते हैं। नफीस बताते हैं कि आतंकवादियों से बात करते समय वो उनसे आम सवाल पूछते हैं, मसलन आपका बैकग्राउंड क्या है, अपने परिवार के बारे में बताइए। नफीस भी कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता है कि आतंकवादियों की दूसरों से अलग शख्सियत होती है, लेकिन कुछ स्थितियों को लेकर सवाल बने रहते हैं। This is the district of Molenbeek in the Belgium capital, an area that's been repeatedly associated with different terrorist plots. बेल्जियम में मोलेनबेक को जिहादियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस्लामिक स्टेट की ओर से पेरिस में हमला करने वाले 3 आतंकवादी यहीं पले बढ़े थे। There is a tendency to want to believe that there's something like, for example, in... इस तरह के तमाम आलेख आए हैं जिनमें पूछा जाता है कि मोलेनबेक में दिक्कत क्या है। क्या वहाँ के माहौल में कुछ ऐसा है कि लोग कट्टर हो जाते हैं? इन सवालों के बाद आप सामाजिक और आर्थिक हालात पर गौर करते हैं।
आप देखते हैं कि क्या किसी की उपेक्षा की जा रही है, क्या वहाँ हेट क्राइम है। आप मोलेनबेक में सभी तरह के मुद्दों पर गौर करते हैं। दूसरे देशों में भी ऐसे इलाके हैं, लेकिन आप वहाँ के लोगों के विचारों में कट्टरपन हावी होता नहीं देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि माहौल में कुछ ऐसा होता है जो लोगों को इस दिशा में धकेलता है। नफीस कहते हैं कि सामाजिक परिवेश और आतंकवादियों को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। हिंसा करने वाले जिहादी अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, अच्छे खासे पढ़े लिखे या फिर कम पढ़े लिखे कैसे भी हो सकते हैं। अगर आप कथित इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाले लड़ाकों को देखते हैं तो उनके तर्क में दम नजर आएगा। यूरोप के लोगों को आमतौर पर ऐसे तैयार किया जाता है कि वो मानते हैं कि वो किसी मकसद के लिए लड़ रहे हैं। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया में शरिया लागू करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि शरिया क्या है। पूछने पर उन्होंने गूगल से जानकारी जुटाई और कट कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दिया। लेकिन जब नफीस हमीद के साथी इराक गए और वहां पकड़े गए इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से बात की तो उन्होंने अपने जिहादी बनने के बिल्कुल अलग कारण बताए। वहाँ ऐसे लोग मिलते हैं जो आर्थिक कारण से जुड़े हैं, वो किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। इस्लामिक स्टेट जैसे समूह उन्हें नौकरी की पेशकश करते हैं, उन्हें स्थिरता और सुरक्षा की पेशकश की जाती है। ये एक पेशकश थी और उन्होंने इसे मंजूर कर लिया। अगर नफीस हमीद सही हैं तो हालात और परिवेश को भी किसी के आतंकवादी बनने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पार्ट 4, क्या है हकीकत? My name is John Horgan. I'm a professor. मेरा नाम जॉन हॉगन है। मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और अटलांटा में रहता हूँ। जब कहीं कोई अत्याचार होता है और पूछा जाता है कि किस तरह का इंसान ये कर सकता है तो आप क्या कहते हैं? इस सवाल पर जॉन कहते हैं कि इसका एक छोटा सा जवाब है कि हम नहीं जानते। जॉन हॉर्गन कहते हैं कि अगर आप किसी आतंकवादी से ये रास्ता चुनने की वजह पूछते हैं तो उनके जवाब अलग अलग समय अलग अलग हो सकते हैं। It's quite common for a person's... किसी आदमी की खुद को लेकर राय बदलती रहती है और ये आम बात है। मैंने पाया कि कुछ लोग जिनका मैंने करीब 1 दशक पहले इंटरव्यू किया था और शोध करने वाले दूसरे लोगों ने जब उनसे बात की तो उन्होंने उसी सवाल का जवाब अलग दिया। ये कोई असामान्य बात नहीं है। ये हो सकता है कि खुद को लेकर उनकी समझ वक्त के साथ बदल गई हो, या ये भी हो सकता है कि वो एक और इंटरव्यू देने को लेकर ऊब गए हों। यानी अगर आपको जिहादियों से बात करने का मौका मिल भी जाए तो भी वो आपके सवालों के जो जवाब देंगे उसमें कितनी सच्चाई है, ये बात भरोसे के साथ नहीं कही जा सकती है। The story here, the reality of terrorism is its diversity. आतंकवाद से जुड़ी कहानी में विविधता दिखती है। यहाँ नौजवान हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं और अब तो इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों में बच्चे और पूरा परिवार भी शामिल होने लगा है। 10 साल या 5 साल पहले हमें जो कहानियां सुनने को मिलती थीं, वो आज की दास्तान से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें पहचान से जुड़ा सवाल छोड़ देना चाहिए? It's virtually unanswerable. You could bring on 10 हकीकत में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अगर आतंकवाद से जुड़े मामलों में 10 विशेषज्ञों से बात की जाए तो संभावना इस बात की है कि आपको एक ही मामले में 6 या 7 तरीके के जवाब मिले। मेरी राय में अगर आपको विश्वसनीय जानकारी चाहिए तो आपको पूछना होगा कि लोग इसमें शामिल कैसे होते हैं। टेररिस्ट साइकोलॉजी में वैज्ञानिक पहल के दौरान ये पहला कदम है। अब तक आप पूछते रहे हैं क्यों? इस सवाल को भूल जाइए। ये भी मत पूछिए कि किस तरह के इंसान ऐसा करते हैं। इसकी जगह पूछिए कि कैसे आखिर लोग इसमें शामिल होते हैं। आखिर कैसे कोई शख्स हिंसा करने वाला जिहादी बन जाता है। हमारे चारों एक्सपर्ट की राय है कि ये सवाल पूछने पर आपको सही जवाब मिल जाएगा। वो मानते हैं कि शख्सियत को लेकर सवाल करने से सही जवाब नहीं मिलेगा। बात प्रक्रिया की करनी होगी। इस बीच अगर भविष्य में कहीं आतंकवादी हमला होता है और ये पूछा जाता है कि किस तरह के लोग ऐसा करते हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे एक्सपर्ट क्या कहेंगे। वो कहेंगे कि ऐसा कोई भी कर सकता है।